एवरीवन, स्वागत है आपका इवन आईएएस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था एथिक्स का, उसके 3 मार्कर्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये फुल लेंथ पेपर था, तो इसलिए हम लोगों ने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। आपको 3 मार्कर का वीडियो अलग से मिलेगा, 6 मार्कर का वीडियो अलग होगा और केस स्टडी का वीडियो अलग होगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप बोरियत से बच जाएंगे। वीडियो छोटे छोटे होंगे तो आप ध्यानपूर्वक फोकस करके इसको देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 मार्कर्स की। 3 मार्कर में पहला जो प्रश्न था वो था सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। तो सामाजिक मूल्य ऐसे मानक गुण हो सकते हैं, परंपराएं हो सकती हैं, रीति रिवाज हो सकती हैं, जो समाज के द्वारा समाज के कल्याण के लिए स्वीकार किए गए हैं। यानी समाज ये मानता है कि समाज की भलाई है उन गुणों को अपनाने से, तो इन्हें हम सामाजिक मूल्य कहते हैं। जैसे उदाहरण तप, बलिदान, सहयोग, सेवा। जैसे सहयोग करने से ही समाज का विकास होता है। तो यहाँ पे उदाहरण लिखना ज़रूरी है। जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो उसको उदाहरण ज़रूर दें, इससे स्पष्टता आती है। ये सामाजिक जो मूल्य हैं या गुण हैं या परंपराएं हैं, ये समाज का मार्गदर्शन भी करती हैं कि समाज को हम किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें सहयोग की, अगर समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहयोग करता है तो वह समाज जो होता है निश्चित तौर पे सहयोगात्मक रवैया अपनाता है और भविष्य में एक दूसरे के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और ऐसे समाज का विकास होता है, उन्नति होती है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है दैट इज़ अभिरुचि, या इसको अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल या गुण को सीखने अथवा ज्ञानार्जन करने की जन्मजात या अर्जित की गई क्षमता है। ये जन्मजात भी हो सकती है या बाद में आपने इसे प्रैक्टिस के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं। जैसे सिविल सेवकों के अंतर्गत भाषा पर सूक्ष्म पकड़, उच्च तार्किक क्षमता, निर्णयन और समस्या समाधान की सटीक क्षमता होनी चाहिए। अगर ये गुण हैं तो लोक सेवक बनने के लिए आपके पूरे चांसेस हैं। एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वो इन गुणों को सीखे या ये गुण उसके अंदर होने चाहिए ताकि वह अपने करियर में सफल रहे। अभिरुचि, इसीलिए थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि अभिरुचि के अनुसार कार्य क्षेत्र अगर कोई चुनता है तो सफलता की संभावना अधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जन्मजात भी हो सकती है और बाद में सीखी भी जा सकती है। जैसे आप बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन बाद में उनको जो मौका मिला उनके अंदर ये चीज़ थी और प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। तो ये बाद में भी अर्जित की जाती है, लेकिन सामान्यतः यह जन्मजात होती है। जैसे कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर। तो ये है अभिरुचि या एप्टीट्यूड। आपको 3 महत्वपूर्ण बातें लिखनी है जिससे कि इसके बारे में एक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया था 3 पुस्तकों के नाम और उनके लेखक के नाम बताने थे। तो पत्रावली के लेखक हैं तुलसीदास, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और द रिलीजन ऑफ मैन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा हम लोगों का जो प्रश्न था वो था नैतिकता। तो नैतिकता उचित और अनुचित विचार की संकल्पना है, यानी क्या उचित है और क्या अनुचित है। किसी भी समाज के लिए जो सही है वो नैतिक है और जो गलत है वो अनैतिक है। यह जो एक अवधारणा है इसी को नैतिकता कहा जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह सद्गुणों को प्रदर्शित करता है मनुष्य के। यह समाज का वह तत्व है जिसके द्वारा सभ्य समाज का निर्माण किया जाता है और निश्चित तौर पर यह तर्क पर आधारित होनी चाहिए। ये तर्क पर होती है। जैसे बड़ों का आदर करना एक नैतिकता की भावना है। तो ये 3-4 पॉइंट अपने को यहाँ पे लिखना था। 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था वस्तुनिष्ठता क्या होती है। तो इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर निर्णय ले रहा हो तो उसके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो पूर्वाग्रह है, वो बिल्कुल उन सारी बातों को भूल जाए और जो निर्णय है वह इस बात पे ले कि तथ्य क्या है, तर्क क्या कहता है और उसी के आधार पे वो निर्णय ले, न कि अपने मन में
पहले से बनाई हुई किसी अवधारणा को ध्यान में रखकर वो निर्णय ले, तो वस्तुनिष्ठता नहीं कहलाएगी। सिंपल सी बात यह है कि हमें परिस्थितियों में तथ्यों का ध्यान रखना है और उस परिस्थिति विशेष में जो सही है, जो विकल्प उचित है, वही निर्णय वस्तुनिष्ठ निर्णय कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम अगर देखें, जैसे आप सपोज करिए कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति चोर है और आप जज बन जाते हैं और एक केस आता है आपके पास, लेकिन आपके पास सबूत नहीं दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये जानते हुए भी कि उसके बारे में आपका ये पूर्वाग्रह है कि यह व्यक्ति चोरी करता था, लेकिन अभी आपके पास सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, तो वस्तुनिष्ठता के आधार पर आप उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे निर्णय वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर। देखिए, अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, ये जन्मजात हो सकती है या सीखी जा सकती है, जबकि जो अभिवृत्ति होती है ये समय के साथ सीखी जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, वो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, स्कूल से सीखता है, अपने साथियों से सीखता है ना। अभिवृत्ति सामान्यतः क्या है, सकारात्मक या नकारात्मक विचारधारा या भावना किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के प्रति। तो ये जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, अपने इन्वायरमेंट या आसपास की चीज़ों से वो सीखता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी कोई अभिवृत्ति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अभिरुचि किसी कार्य में कुशलता को बताती है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिशियन है, तो वो अगर एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में, तो वो उसकी अभिरुचि है, वो एक्सपर्ट होता चला जाए। कोई क्रिकेटर है, वो जितना उसको प्रैक्टिस करता है, वो उसकी अभिरुचि को ट्रेन करता है, वो उतना ज़्यादा उसकी कुशलता बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर खेल में, क्रिकेट में। लेकिन मनोवृत्ति जो होती है ये भावनात्मक होती है, सामान्यतः सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। जैसे हो सकता है क्रिकेट को लेकर के कई लोग पॉजिटिव हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कई लोग उससे घृणा भी करते हैं, बोलते हैं टाइम की बर्बादी है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं मनोवृत्ति में। तो ये दोनों अलग अलग दिशा में हैं, एक भावनात्मक है और दूसरा जो है कुशलता को दिखाता है, एक्सपर्टीज़ को बताता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि अभिरुचि का व्यवहार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, वो सकारात्मक नकारात्मक नहीं होती है, वो बस आपको किसी चीज़ में आपकी कौशल को बताती है। जबकि अवृत्ति व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। यदि आपकी अवृत्ति किसी के प्रति पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप उसके लिए सकारात्मक कार्य करेंगे, सकारात्मक बिहेव करेंगे, बिहेवियर रहेगा आपका। लेकिन नकारात्मक है तो आप नकारात्मक ही बिहेव करेंगे, नकारात्मक व्यवहार करेंगे उससे। तो ये 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वो पूछा गया था कि डीएटी, डैट क्या होता है। डीएटी या डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको। पहली बार 1947 में साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। यह एक प्रकार का कई टेस्ट का एक समूह है, बैटरी ऑफ टेस्ट है ये, जिसका उद्देश्य होता है कि जिस कैंडिडेट की विभिन्न अभिरुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए अलग अलग विषयों में। जैसे आपने देखा होगा जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें मैथ्स ही पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, भाषा पे पकड़ भी पूछी जाती है। तो ये अलग अलग तरह के 3-4 विषयों से प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है डीएटी या डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके द्वारा कई क्षेत्रों में कैंडिडेट की अभिरुचियों का पता लगाया जा सकता है। तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला जो हमारा प्रश्न है दैट इज सामवेगिक बुद्धि का महत्व क्या है। देखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें सामवेगिक बुद्धि को अगर आप डिफाइन नहीं भी करेंगे, परिभाषित नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। करना चाहें तो बहुत कम शब्दों में उसे परिभाषित करें, और इसका महत्व पूछा गया आपसे, इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं कि अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने में मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। दूसरा, प्रशासन के कुशल संचालन में सहायक। जब कोई भी प्रशासक अपना पद संभालेगा तो उसको पब्लिक डीलिंग भी करनी होती है, अपने कर्मचारियों के साथ भी डील करना होता है। तो जब तक वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, उनको डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि संचालन, प्रशासन के संचालन के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है,
और ये भावनाओं को अगर समझ लिया जाए तो बहुत सहूलियत हो जाती है। थर्ड पॉइंट, सहयोग एवं टीम भावना का विकास करती है। बिल्कुल, अगर आप अपने सबॉर्डिनेट या अपने सीनियर की भावनाओं को समझते हैं तो आप टारगेट को सही टाइम पे पूरा कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ये पता है कि अगर आपके जो सीनियर हैं उनको अपना काम टाइम पे चाहिए होता है, अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तो वे नाराज़ हो जाएंगे। ये आप उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझते हैं कि ये थोड़ी सी बात के लिए बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएंगे। तो आप ये पूरी कोशिश करेंगे कि इनको समय पे काम पूरा करके दे दिया जाए। जब आप अपना काम आप समय पे पूरा करके उन्हें देंगे, डेफिनेटली वो खुश रहेंगे। तो आप वैसी गलती नहीं करेंगे। अगर आपका कोई जूनियर है, आप ये मानते हैं कि अगर उसकी पीठ थपथपा दी जाती है काम पूरा करने पे, वो हाईली मोटिवेटेड फील करता है, तो आप वैसा करेंगे जिससे कि वो उसका काम हम और ज़्यादा उससे काम ले पाएंगे और उसका सहयोग प्राप्त होगा। तो सामरिक बुद्धि जो होती है ये बहुत हेल्पफुल होती है प्रशासन के लिए या किसी भी संगठन के लिए। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, सामाजिक समायोजन और अनुकूलन की क्षमता के विकास में सहायक होती है। भाई समाज में एक दूसरे के प्रति हम समायोजित हो पाते हैं और अडॉप्ट कर पाते हैं चीज़ों को परिस्थिति के अनुसार। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, दैट इज अरस्तु के कार्डिनल गुण। तो अरस्तु ने 4 कार्डिनल गुण दिए हैं, प्रूडेंस, संयम, ताकत और न्याय। सिर्फ आपको यहाँ पे नाम ही लिखने थे और कुछ नहीं करना था। अगला जो प्रश्न है दैट इज मूल्य विमर्श, या इसको नैतिक तर्क भी कहते हैं, एथिकल रीजनिंग। तो मानव जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इससे संबंधित अगर अनेक विकल्प उपलब्ध हैं तो उनका तर्क के आधार पर चयन करना ही नैतिक तर्क कहलाता है। और ये डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में कुछ मूल्य जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता। जब कभी भी नैतिक दुविधा खड़ी होती है कि 2 या 3 विकल्प हैं, नैतिक रास्ते हमारे पास हैं, तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं, उस समय हमको नैतिक तर्क पे जाना होता है कि कौन सा ज़्यादा सही है, और उसमें नैतिक तर्क हमारी हेल्प करता है हमें सही विकल्प चुनने में। तो ये हमें लिखना था यहाँ पे। फिर पूछा गया था कोई भी 3 प्रशासनिक मूल्य लिखिए। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, है ना, सहानुभूति भी एक है। इस तरह के बहुत सारे, कोई भी 3 आपको लिखने थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो था त्रुटि विहीन अंतरात्मा। तो इसका एक लाइन की परिभाषा ये होती है कि यदि किसी परिस्थिति में अंतरात्मा के नियम का सही प्रयोग किया जाए तो उसे त्रुटि विहीन अंतरात्मा कहेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक अंदरूनी आवाज़ जो आती है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, गट फीलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो सीधा सीधा उसका प्रयोग कर देना बिना किसी और तर्क को अप्लाई किए हुए। हमारे पास कोई प्रेसिडेंस नहीं है, पहले की कोई घटना नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है, लेकिन मन से लगता है कि नहीं यही सही है। अगर इस तरह से प्रयोग करते हैं, गट फीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो ये माना जाता है कि त्रुटि विहीन अंतरात्मा है, अंतरात्मा का बिल्कुल सटीक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है करुणा और दया। देखिए, करुणा दूसरों के दुख दूर करने की स्वाभाविक निस्वार्थ भावना है, यह स्थायी होती है। दया जबकि एक तात्कालिक मानसिक अवस्था है जो किसी परिस्थिति विशेष में किसी व्यक्ति के का भाव होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा, वो बहुत बुरी हालत में, आपके पास पैसे हैं, आपको लगा रही ये व्यक्ति बहुत गरीब है, इसको पैसे दे देते हैं, आपने दया दिखा दी, वो दया आपकी हो गई, लेकिन करुणा नहीं कहेंगे उसे। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव है कि जब भी आप किसी भिखारी या गरीब को देखते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, आप मन में ये सोचते हैं कि नहीं कुछ ऐसा करो कि ये गरीबी और ये दुख जो है ये मिट जाए, तो ये करुणा का भाव है। करुणा दूसरों को हमेशा पीड़ा के समाधान के लिए आवश्यक होती है, जबकि दया में दूसरों की हीनता और स्वयं की श्रेष्ठता के भाव की संभावना होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कई लोगों ने दान देते हुए, किसी को कुछ देते हुए फ़ोटो खींच के उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये क्या दिखाता है? अपनी श्रेष्ठता कि हमने ये किया, हम बहुत दानी हैं। ये दया कहा जा सकता है, लेकिन इसे करुणा नहीं कहा जा सकता। करुणा
एक स्थायी भाव होता है जो कंप्लीट समाधान की तरफ जाता है, जो समस्या के समाधान की सोचता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर करुणा है तो दया जरूर होगी। अगला जो हमारा प्रश्न है दैट इज लाल फीता शाही। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि प्रशासनिक जो नियम है उसका सख्ती से पालन किया जाए, अक्षरशः पालन किया जाए, कि अगर एक डेट भी गलत लिख गई फाइल में तो नहीं, इसको फाइल वापस जाएगी, इसको आप ठीक करके भरें। और इससे क्या होता है, समय लगता है, विलंबता होती है, निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है, लेट लतीफ़ी होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रशासन में लेट लतीफ़ी को ही लाल फीता शाही कह दिया जाता है। और यह प्रायः सरकारी संगठनों में तथा बड़े निजी संगठनों में देखने को मिलता है। सरकारी कार्यों में जो खास देरी होती है इसके कारण, इसके लिए इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। लाल फीता शाही यानी लेट लतीफ़ी, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं, लेट करना। अगला जो प्रश्न था वो था राज्य सतर्कता आयोग। तो 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर राज्य स्तर पर गठित संस्था है। ये भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है। इसका प्रमुख या तो लोकायुक्त होता है या राज्य सतर्कता आयुक्त होता है, और वार्षिक रिपोर्ट ये अपना राज्यपाल को देती है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे हमें लिखने थे। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। 6 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।